हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एकता। और आज जो हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ड्रेन। तो इकोनॉमिक ड्रेन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे इकोनॉमिक का ड्रेन हो रहा है। यानी कि जो हमारी खुद की इकोनॉमी की जो प्रोडक्ट्स है, जो रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं, उसका ड्रेन किया जा रहा है। वो हमारे इंडिया में तो अवेलेबल है, पर हमारे लिए ही नहीं है, दूसरे कंट्री में उसका यूज़ किया जा रहा है और उसका प्रॉफिट दूसरे कंट्री को हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, के कॉन्स्टेंट फ्लो हो रहा है नेशनल वेल्थ का इंडिया से इंग्लैंड की तरफ, फॉर विच इंडिया डिड नॉट गेट एनी रिटर्न, और जिसका कि इंडिया को कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, has been described by Indian national leader and economist as drain of wealth from India, और जिसको कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। दिस वाज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, और इसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। मीन्स हमारे इंडिया के लिए कुछ है नहीं, और जो रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव चीज़ें वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, वो ब्रिटेन कंट्री वगैरह में जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है। The colonial government was utilizing Indian resources, revenue, agriculture and industry not for developing India but for its utilization in Britain। के मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा था, पर वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और जो ब्रेन थ्योरी थी वो सबसे पहले दिया था दादा भाई नरोजे ने, in a series of speech and writing subsequently published in 1901 in a volume entitled Poverty and Un-British Rule in India. Marginal contribution to the theory also made by the R.C. Dutt, G.S. Layer, G.K. Gokhale and P. Sere। इन सब ने भी इस ड्रेन की थ्योरी को और थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया था। दादाभाई नौरोजी in 1871 in his book Poverty and Un-British Rule in India, the basic purpose of this study was to measure mass poverty, for which the direct consequence of the economic drain. According to him, the drain was basic cause of India's poverty, कि जो मेन कॉज था इंडिया के गरीब होने का वो इकोनॉमिक ड्रेन था, क्योंकि जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह ये सारी चीज़ें थे वो हम यूज़ नहीं कर रहे थे, जबकि ये सारी चीज़ें ब्रिटिश वगैरह, अंग्रेज, ये सारे यूज़ कर रहे थे अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इस कारण से इंडिया के पास तो कोई चीज़ रहा नहीं, उसका यूज़ करके और प्रोडक्टिव यूज़ करके प्रॉफिट कमा के कुछ आगे करें, वो चीज़ था नहीं, इसलिए इंडिया और गरीब होता गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कवर। अब इसके बाद हम मीनिंग करते हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। The concept of drain is post-Placid affair. Dadabhai Naroji used phrases like bleeding drain, or running sore, and material and moral drain, and deprivation of resources. All these phrases can be summed up as economic drain. However, Dadabhai did not claim any originality as far as the genesis of the concept of drain was concerned. He borrowed the concept from the writing of the British authors. ये हमारा मीनिंग में आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन्वॉल्व। इसके कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ड्रेन में क्या क्या चीज़ थे। जो फर्स्ट है वो है ड्रेन विदाउट इक्विवेलेंट रिटर्न, ट्रेड विदाउट इक्विवेलेंट रिटर्न, यानी कि ट्रेड तो हो रहा था पर उसके इक्विवेलेंट रिटर्न्स हमें नहीं मिल रहे थे। हम अपने रॉ मटेरियल्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे ब्रिटिश में हो रहा था सप्लाई, पर उसका हमें ना प्रॉपर अमाउंट मिल रहा था, ना प्रॉपर हमारा डेवलपमेंट हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कंट्री का, और इक्विवेलेंट हमें बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था। हमारा लॉस हो रहा था, हमारी नेशनल इनकम कम हो रही थी, सब कुछ हमारा ही लॉस था और उनका ही बेनिफिट था। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का ड्रेन हो रहा। और थर्ड पॉइंट है एनुअल ट्रिब्यूट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनल ड्रेन एंड एक्सटर्नल ड्रेन। इंटरनल ड्रेन में क्या होता है वो पढ़ते हैं। द इंटरनल ड्रेन कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम विलेज टू सिटी। इंटरनल ड्रेन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है वेल्थ का विलेज से सिटी की तरफ, और फ्रॉम बैकवर्ड रीजन टू रिच रीजन, बैकवर्ड रीजन से रिच रीजन की तरफ विद इन अ कंट्री के अंदर ही इन सब चीज़ का ट्रांसफ़र होना। और फ्रॉम द पुअर टू द रिच थ्रू द मीडियम ऑफ टैक्सेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि ये सारी चीज़ें अपने कंट्री में ही बैकवर्ड रीजन से रिच रीजन में या विलेज से सिटी में ये सब जो ट्रांसफ़र होता है इसको हम इंटरनल ड्रेन कहेंगे।
और एक्सटर्नल ड्रेन में हो जाता है कि एक्सटर्नल इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करके ये जो ड्रेन होता है उसको हमें एक्सटर्नल ड्रेन कहते हैं. According to Dadabhai, the external drain was the drain because of unrequired export, non-commercial export, which brought no equivalent return in the form of import from India to Britain. अब इसके बाद हम आ जाते हैं दादा भाई नरोजी थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत बढ़िया से हमें करना है. दादा भाई नरोजी was the first man to say that the internal factor were not the resources of the poverty in the India, but poverty was caused by the colonial rule that was draining the wealth of the India. The drain of wealth was the portion of India's wealth and economy that was not available to India. Drain of wealth क्या है कि जो भी materials wealth वगैरह है इंडिया का वो इंडिया में ही अवेलेबल नहीं है इंडियन लोगों के लिए कि उसको प्रोड्यूस करके और मुनाफा वगैरह कमाया जाए. और ये वेल्थ किसके लिए अवेलेबल है? दूसरे कंट्रीज़ वगैरह के लिए जो कि वो एक्सप्लॉइट करके ले जाते हैं ब्रिटिश वगैरह. The drain of wealth theory was systematically initiated by Dadabhai Naroji in 1867 and further analyzed and developed by R.P. Dutt, M.G. Ranade, etc. कि ये सबसे पहले तो थ्योरी दादा भाई नरोजी ने दिया था और उसके बाद एक्सटेंड इस थ्योरी का और R.P. दत्त और M.G. रानाडे ने किया था. अब हम पढ़ते हैं जो मेन पॉइंट्स थे इस दादा भाई नरोजी के थ्योरी का. वो है फर्स्ट पॉइंट, ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट ब्रिटेन वाज ड्रेनिंग द ब्लीडिंग इंडिया. और सेकंड पॉइंट है, ही स्लेटेड दैट आउट ऑफ द रिसोर्सेज रेस्ट इन इंडिया नियरली 1/4 गोज आउट ऑफ द कंट्री. कि इंडिया जितना भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस करता है उसमें से 1/4 तो वो चला जाता है ब्रिटेन वगैरह में. थर्ड पॉइंट है, ही आर्ग्यू दैट दिस अमाउंट if not drained away would have been invested in India and increase the people's income. अगर ये अमाउंट्स ये सारे वेल्थ वगैरह अगर नहीं जाता इंडिया से बाहर तो इंडिया में ही रहता और इंडिया का वेल्थ और पीपल के इनकम वगैरह को ये इंक्रीज़ करता, पर ये चीज़ तो हो नहीं पाया था. फोर्थ पॉइंट है, ही कंसिडर्ड इट एज अ मेजर रिवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. इसके बाद ये लास्ट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है. दादा भाई नरोजी ऑब्जर्व्ड इन 1880s, इट इज़ नॉट द पिटीलेस ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज बट इट इज़ thoughtless and pitiless action of the British policy. It is pitiless eating of India's substance in India and further pitiless drain to England. In short, it is pitiless prevention of economic loss by the said bleeding to which India is subjected that is destroying India. ये पॉइंट्स हमें इनमें लिखने पड़ेंगे. तो अगर हम इतना चीज़ लिख देते हैं दादा भाई नरोजी के थ्योरी में तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन कि इकोनॉमिक ड्रेन एक्सटेंट कैसे हुआ. सच इंडियन plunder or so-called drain cannot be accurately estimated because of the fragmentary nature of data. Thus, the subjectivity rather than objectivity of the authors determine the extent of drain. During the period under study, attention has been naturally focused on Bengal as one can study the process of drain in its very classical form. कि कैसे ये सारी चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. ये थोड़ा पैराग्राफ के फॉर्म में है और इसको इसी फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा. इसमें आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी वगैरह उसके बाद कैसे ये और ज़्यादा एक्सटेंट होने लगा, इकोनॉमिक ड्रेन होने लगा, कैसे हम और कर्ज में डूबते गए, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये आपको पढ़ना होंगे. उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोनेंट जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कहा जाता है ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन. फर्स्ट इसमें आ जाता है कंपोनेंट होम चार्जेस. सेकेंड है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट फॉरेन कैपिटल एंड थर्ड एंड लास्ट है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग चार्जेस. होम चार्जेस अब पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट, द फाउंटेन हेड ऑफ द ड्रेन वॉज द सैलरी ऑफ इंग्लैंड फॉर रूलिंग ओवर इंडिया इज कॉल्ड होम चार्जेस. Home charges refer to the expenditure incurred in England by the Secretary of the State on the behalf of India before the mutiny. They varied from 10 to 13% of the average revenue of India. तो समझ सकते हैं कि इस टाइप का वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे इंडिया को. और होम चार्जेस के जो
द मेन कंपोनेंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसका फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है डिविडेंड टू प्रोप्राइटर ऑफ ईस्ट इंडिया स्टॉक। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। थर्ड है गारंटेड इंटरेस्ट ऑन रेलवे एंड इरिगेशन रेवेन्यू अकाउंट। एंड फोर्थ है सिविल एक्सपेंडिचर। फिफ्थ है मिलिट्री एंड मैरिन। एंड सिक्स्थ लास्ट पॉइंट है द परचेजेस ऑफ स्टोर। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पढ़ने होंगे, ये बिल्कुल बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद जो सेकंड है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल, ये आपको लिखना पड़ेगा। और थर्ड है फॉरेन बैंकिंग इंश्योरेंस एंड शिपिंग चार्जेस। बैंकिंग इंश्योरेंस शिपिंग वर द अदर सर्विसेज फॉर विच इंडिया हैड टू मेक द पेमेंट अब्रॉड। मीन्स मेन काम जो उनका होता था, प्रॉफिट उनका होता था, प्लस अगर वो उनकी जो पीपल थे, ब्रिटिश पीपल, वो अगर यहाँ पे कुछ काम करते थे तो वो तो ब्रिटिश के लिए करते थे, और पेमेंट उनको इंडियन मनी मिल रही थी, उनको वो भी बहुत बड़ी अमाउंट में मिल रही थी। तो इस टाइप से एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडिया के वेल्थ का भी, इंडिया का मनी का भी। इंडिया की जो मनी थी वो गलत तरीके से यूज़ हो रहा था, और वो डेवलपमेंट ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंट्री को, इनको कर रहा था, और इंडिया को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। तो कॉजेज, सबसे पहला कॉज है रिमिटेंस टू इंग्लैंड। सेकेंड है रिमिटेंस ऑफ सेविंग। थर्ड है रेमिटेंस फॉर परचेजिंग ब्रिटिश गुड। फोर्थ है गवर्नमेंट परचेज ऑफ स्टॉक। एंड फिफ्थ है इंटरेस्ट चार्जेस ऑन पब्लिक डेब्ट। और भी इसके इकोनॉमिक ड्रेन के कॉजेज है, जो कि है वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हैवी टैक्सेस। फर्स्ट इसका हम पढ़ लेते हैं। रेमिटेंस टू इंग्लैंड बाय यूरोपियन एम्प्लॉयज़ फॉर सपोर्टिंग देयर फैमिली एंड एजुकेट their child. Second है remittance of saving by the employees of the East Indian Company as they prefer to invest at home. Third है remittance for purchasing British good demanded by British employees as well as purchasing British good in India. Fourth है government purchases of store manufactured in Great Britain. Fifth है interest charges on public debt held in Britain which exclude interest payment on railway loans and other debt incurred for productive works. Means इसमें जो भी चीज़ अगर वो ब्रिटिश वगैरह अगर कुछ कमा भी रहे हैं तो वो अपने चिल्ड्रंस के एजुकेशन वगैरह के लिए, घर को चलाने के लिए वो सारी इनकम अपने मैक्सिमम इनकम अपने ब्रिटेन वगैरह में कंट्री में अपने भेज देते थे। तो फिर वो सारे मनी तो वहाँ की और डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ हुआ, क्योंकि वो मनी इंडियन करेंसी वो वहाँ पे गई, वहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी कंट्री बढ़ रही है, उनकी नेशनल इनकम बढ़ रहा है, हमारा तो और लॉस ही हो रहा है। तो इस टाइप से अपना इकोनॉमिक ड्रेन होता गया और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमें फेस करने पड़ गए। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका है consequences और रीज़न ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, कि रीज़न क्या था इकोनॉमिक ड्रेन का। फर्स्ट है ब्रिटिश रूल। सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ इंडियाज़ नेशनल वेल्थ। थर्ड है हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी। फोर्थ है हैवी डिफेंस एक्सपेंडिचर। फिफ्थ है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सिक्स्थ है वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। सेवन्थ है इंटरेस्ट इन रेलवे। एंड एट्थ है आउटफ्लो ऑफ अर्निंग। इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। British rule. The one of the most important reason behind the economic drain of India is the British rule in India. किस कॉमर्शियल जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ था उसका सबसे मेन रीज़न यही था कि ब्रिटिश रूल था इंडिया में, जिसके वजह से इकोनॉमिक ड्रेन चालू हो गया और जो कि हमारे डिस्ट्रॉय कर दिए हमारे इंडियन इकोनॉमी को पूरी की पूरी तरीके से। सेकेंड है हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे वो यहाँ पे काम करते थे, उनको बहुत हैवी सैलरीज वगैरह देते थे, उनको हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह, कार वगैरह, ये सारी फैसिलिटी देते थे उनको। तो वो सारी चीज़ें तो हमारे इंडियन के पैसे से ही मिला, तो वो हमारा लॉस हुआ। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में बताया गया। थर्ड है हैवी डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा करा, एक्सपेंडिचर करा। अगर वो किसी दूसरे कंट्री वगैरह से युद्ध वगैरह करते थे तो उसमें भी हमारे इंडियन सोल्जर्स ही वहाँ पे जाते थे उनके लिए युद्ध करने, और बहुतों की जान जाती थी। तो ये वेल्थ के साथ साथ हमारे पीपल के, यंग यूथ की, उनका भी लॉस था। और उसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, जिसमें कि क्या था कि
इस डायग्राम से शो कर रखा है। ब्रिटिश के यहाँ पे जो 100 रुपये में था वो भी हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ में ही मिलता था, और जो यहाँ का 100 रुपीज़ था वो वहाँ पे 190 में मिलता था। 90% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा था वहाँ पे, और वहाँ से जो यहाँ पे आ रहा था 0 टैरिफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड इस पे हो रहा था। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, द इम्पोर्ट ड्यूटी और द ज़ीरो टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन ब्रिटिश फिनिश्ड गुड। ब्रिटिश के जो फिनिश्ड गुड होते थे उस पर 0 टैरिफ लगता था। अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड। इफ़ेक्ट्स क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला इकोनॉमिक ट्रेंड का, वो है फर्स्ट पॉइंट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड है बैकवर्ड एग्रीकल्चर और मोर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, थर्ड है हैंडीक्राफ्ट बैकवर्ड, फोर्थ है वीक इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ है स्क्रैसिटी ऑफ कैपिटल, एंड सिक्स्थ है इंक्रीज इन डेप्टनेस, सेवन्थ है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड एट्थ है पॉवर्टी। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड इज अनएम्प्लॉयमेंट, मैनी पीपल लॉस देयर जॉब एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोइंग वर्स, इट लीड टू मैनी प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीपल। जो इकोनॉमिक ट्रेंड था उसकी वजह से बहुत अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आदमियों के चली गई, उनका बहुत लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। सेकेंड है मोर इंगेजमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इकोनॉमिक ड्रेन हो गया, उसके बाद बहुत सारे पीपल्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज होना पड़ गया। इट लीड टू मोर इंगेजमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज अर्लियर द मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन handicraft industries, but after the competition with the British companies they are facing more losses, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे वो मशीन से बनते थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सस्ते दामों पे मिलता था, तो फिर वो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो थे वो थोड़े महंगे में बिकता था, तो इस वजह से वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाए, और जो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स के पीपल थे उनको वो छोड़ना पड़ गया और एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट होना पड़ गया। थर्ड है हैंडीक्राफ्ट बैकवर्डनेस, वही कि हैंडीक्राफ्ट्स हमारे बैकवर्डनेस हो गया, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट होना पड़ गया, वो ब्रिटिश कंपनी से फेस नहीं कर पाए कंपटीशन इस वजह से। फोर्थ है वीक इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड, रेलवेज, पोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें थी, ये बहुत ही ज़्यादा वीक था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द ड्रेन। कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि ड्रेन को रिड्यूस करा जा सकता है। इसमें पॉइंट आ जाता है इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज, सेकंड पॉइंट है रिड्यूसिंग द होम चार्जेस, एंड थर्ड है परचेजिंग गवर्नमेंट स्टॉक इन इंडिया। तो इसको आपको पढ़ना होगा, बहुत ईजी पॉइंट है, ये आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज, और सेकंड हो जाएगा हमारा रिड्यूस द होम चार्जेस। द सेकंड मेथड ऑफ सजेस्टेड वाज द रिडक्शन इन होम चार्जेस रिलीज फ्रॉम इंडिया, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा परचेज गवर्नमेंट स्टॉक इन इंडिया। द थर्ड मेथड सजेस्ट फॉर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ ड्रेन वाज द परचेज गवर्नमेंट स्टोर्स इन इंडिया एंड आल्सो बाय चेकिंग इंक्रीजिंग इम्पोर्ट एंड प्राइवेट फॉरेन कैपिटल। Thus, this huge economic drain of resources from India put a serious hurdle in the path of the कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि इसके वजह से कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारे इंडिया में होना था उसमें बहुत हर्डल, बहुत बाधाएं आ रही थी। ब्रिटिश कुड सिक्योर नियरली मोनोपोली पोजीशन, ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट पूरी मोनोपोली पोजीशन यहाँ पे पा ली थी इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, और प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज जो थे उन पे उनकी मोनोपोली पावर हो गई थी। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन इंडिया ड्रेन आउट फॉर द रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया इनटू ब्रिटेन। Thus, such a large size of economic drain create a serious hurdle in the path of the economic drain of India till 1947। इन सब की वजह से बहुत इकोनॉमिक ड्रेन, बहुत बैकवर्डनेस इंडिया को फेस करना पड़ा 1947 तक, एंड was also largely responsible for growing poverty in the country। और ये बहुत ही बड़ी एक रीज़न था जिसके वजह से पॉवर्टी बढ़ी इंडिया में, हमारी कंट्री में। अब इसके बाद लास्ट है कंक्लूज़न, वो पढ़ते हैं। द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया डिड नॉट गेट एनी एडिक्वेट इकोनॉमिक, कमर्शियल और मटेरियल रिटर्न इज़ नोन एज इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक। और दादा भाई नौरोजी ने ये वाली थ्योरी हमें दी थी, ये हमें लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में।
और जिस बुक में लिखा था उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्कॉलरली estimate drain of the wealth to be around 9% of India's GDP in 18th century and 6% of GDP in the 19th century. They destroy out economic totally and not left anything which is important for India. उन्होंने क्या करा, अपने हमारी इकोनॉमी को तो बिल्कुल बढ़िया से डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा, जिसकी वजह से पॉवर्टी और इंक्रीज़ हुई इंडिया में। एंड सबसे लास्ट पैराग्राफ, इंडिया इज़ स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर इकोनॉमी so as to work properly efficiently to deal with our problem and to better session of our economy and to improve the poverty ratio from India. इंडिया को अभी भी ज़रूरत है कि और अच्छे से हम काम करें और अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करें, इसकी अभी नीड है ताकि हम और बेहतर से बेहतर कर सकें और अपनी कंट्री को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। तो ये पूरा आज का टॉपिक हमारा कवर हुआ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।